जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांगमिंग पूरी टीम के साथ अब गॉड फॉरसेकन गेम में आ चुका है। पर आते ही उसे पता चलता है कि ये तो जांघई सिटी का ही रूइन है। तभी इन लोगों के ऊपर दो अर्थशेकर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर इनकी टीम कॉपरेशन के थ्रू इन दोनों को ये आसानी से हरा देती है। फिर गुइयुए इस एरिया को स्काउट करने के लिए अपने आउल का इस्तेमाल करती है और स्काउटिंग में इसे पता चलता है कि ये पूरा शहर इन्हीं अर्थशेकर मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है और इस फाइट की वजह से बहुत सारे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। पर उससे एक ऐसा रास्ता भी मिलता है जहां से शैडो गुजरा था और उसने वहां के सारे अर्थशेकर्स को निपटा दिया था। तभी इन लोगों के ऊपर बहुत सारे अर्थशेकर्स का झुंड हमला करने के लिए आ जाता है, तो ये सभी लोग शैडो के रास्ते को ही फॉलो करना चुनते हैं। दूसरी तरफ क्विंगफेंग भी उस जगह पे आ चुका है जहां पर उसकी पिछले हिंदी में गॉड स्लेयर गिल्ड का हाइड आउट हुआ करता था। पर अभी तो ये बहुत ही पावरफुल डंजन है। एमसी ने अपनी पिछली जिंदगी में इसे क्लियर करने के लिए बहुत ही बड़ी टीम का इस्तेमाल किया था, पर इस बार वो अकेले इसे क्लियर करना चाहता है। फिर वो एक मैन होल में सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वो मैन होल उसने क्लियर किया ही था, तभी वो रियलाइज करता है कि इस डंजन में तो ऐसे दर्जनों मैन होल्स हैं और हजारों रूम्स हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता और जल्द से जल्द इसे क्लियर करना चाहता है। यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है किसी और शहर या कंट्री से। यहाँ के भी कुछ लोग लेवल 10 तक पहुंच के गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की अपने टाउन के टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करते हैं और गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं। आते ही उनका सामना इस तबाही भरे मंजर से होता है। ये लड़का कंफ्यूज लग रहा था और वो कहता है, तो क्या ये टूटी फूटी जगह गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट है? पर ये लड़की यहाँ पर समझ चुकी है। ये थोड़ा घबराते हुए कहती है, ये मुझे तो बहुत ही वियर्ड फील दे रहा है, ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये रूइंस, क्या ये न्यूयॉर्क नहीं है? कहीं और किसी और जगह पे भी कोई गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में पहुंच चुके हैं, पर वो भी कंफ्यूजन में चिल्ला रहे होते हैं, क्या ये तो हमारा खुद का शहर लंदन का ही रूइन है? और भी कुछ लोग इस गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में आए हैं, सब कंफ्यूज हैं, पर अभी के लिए कुछ गिनी चुनी टीम्स ही यहाँ पर आ सकती हैं। फिर हमारा सीन वापस से उसी कंफ्यूज शुरुआत वाले कपल पे ही आ जाता है। ये लोग कंफ्यूजन में चिल्लाते हैं, क्या अब मुझसे ये मत कहना कि अलग अलग रीजन्स के लोग भी अपने अपने होम टाउन के रूइंस में ही ट्रांसफर होके आने वाले हैं? ये लड़की भी हैरानी से चिल्लाती है, क्या ऐसा हो सकता है कि शहर की जियोग्राफिकल लोकेशन भी रियल वर्ल्ड से मैच करती हो? तभी इन दोनों के ऊपर दो अर्थशेकर मॉन्स्टर्स की परछाई पड़ती है, जिसे देख के दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां तो बड़े बड़े अर्थशेकर्स का पूरा झुंड ही खड़ा था। ये बंदा एकदम से हैरानी से चिल्लाता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पर दो नॉर्मल लेवल 10 के प्लेयर्स का लेवल 12 के इतने बड़े बड़े अर्थशेकर्स से बचना इम्पॉसिबल है। हमें बस इन लोगों की दर्द भरी चीखें ही सुनाई देती हैं और इनका भाग्य तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो। फिर हमारा सीन चेंज होके जांघई सिटी के रूइंस में आ जाता है। सटीक जगह बताना मुश्किल है, पर रोड पे पड़ी इतनी सारी लूट को देख के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से कुछ समय पहले क्विंगफेंग गुजरा होगा। इसी जगह पे एक रोड के बगल में बने क्रैक के अंदर वांगमिंग की टीम छुपी हुई थी। वांगमिंग कहता है, मुझे यहाँ आसपास कोई और मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो चलो यहीं पे ही थोड़ा इंतजार करके आराम करते हैं और अपने आप को रिकवर करते हैं। इधर आनिए हंसते हंसते अपने ख्यालों वाली दुनिया में खो जाती है और वो कहती है, अब कोई शक नहीं, शैडो को सब बॉस बुलाते हैं। मुझे लगा था कि हम काफी स्ट्रांग हैं, पर मुझे आज पता चला कि हम बस बॉस के पैरों की छत्र छाया के अंदर ही जी सकते हैं। ये सुन के अपने मर्द वांगमिंग को थोड़ी शर्म आने लग जाती है और वो कहता है, कैप्टन आन थोड़े इस शब्दों को ध्यान से बोलिए। तो आनियो कहती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? इधर लिटिल ब्लैक भी आसपास देखते हुए कहती है कि किस्मत से बॉस ने इस एरिया को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, वरना इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ तो हम मर भी सकते थे और मर के हम स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते। पर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी उत्सुकता हो रही है, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ कि अगर हम यहाँ पर मारे जाएंगे तो हम रिस्पॉन कहाँ होंगे? वहीं गुइयुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसी उल्लू की आंखों से पूरे एरिया को स्काउट कर रही थी। बगल में ही वांगमिंग कैप्टन आन से कहता है, कैप्टन आन मैं क्या कह रहा था, हम 6 लोग हैं, तो अभी आसपास की जगह पर खोजबीन करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक हमारा हर टीम मेंबर लेवल 10 तक पहुंच के यहाँ तक नहीं आ जाता, फिर हम साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आनिये भी कहती है, हाँ ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। इधर गुइयुए अपने आउल की हेल्प से एमसी के रास्ते का पीछा करते करते उसी शेल्टर के पास आ गई है जहाँ पर क्विंगफेंग अब भी सब कुछ क्लियर कर रहा है। गुइयुए सब कुछ स्कैन करते हुए कहती है, ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारी मॉन्स्टर्स एक के बाद एक लाइन में आगे आके मरे हैं, पर यहाँ पर ये ट्रेल गायब कहाँ हो गई? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉस शैडो यहाँ से गायब ही हो गए हो। और ये इतनी सारी लूट, इसमें तो कुछ गोल्ड लेवल की ड्रॉप्स भी हैं, मैं सच में ये सब लेना चाहती हूँ। तो वांगमिंग कहता है कि चलो मैं सबसे पहले शैडो को कांटेक्ट करता हूँ, अभी ये पक्का नहीं है कि उसे इतने सारे आइटम्स चाहिए भी कि नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक मॉन्स्टर की तरफ आ जाता है जिसे किसी ने काट के 2 भागों में कर दिया है और ये अपना क्विंगफेंग ही है जिसने पूरे डंजन में तबाही मचा रखी है, चारों तरफ मारकाट कर रखी है। इसकी शकल की तरफ देखने से पता चल रहा है कि ये खतरनाक किलर है, पर इसके हालात देखने से लग रहा है कि इसने कई दिनों से नहाया नहीं है। वो इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कहता है, फाइनली मैंने यहाँ के सारे चमचों को खत्म कर दिया। 4 बड़े बड़े हॉल और 1000
4 से भी ज्यादा छोटे छोटे रूम्स। इन चमचों जैसे तो मैंने 400 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। फिर ये सारे मॉन्स्टर्स बहुत सारी चमचमाती हुई लूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमेशा की तरह एमसी ये लूट भी नहीं लेता और वो कहता है इनमें 4 ब्रॉन्ज बॉसेस थे और 2 सिल्वर बॉसेस भी। इन सब ने मिलाकर बस मुझे 80,000 से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट ही नहीं दिया, बल्कि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स को भी बूस्ट करके 205 पॉइंट्स तक पहुंचा दिया है। फिर वो आगे बढ़ते हुए काउंट करके बताता है कि बस 5 इवोल्यूशन पॉइंट और मेरी ग्रीडी हैंड स्किल। तभी वांगमिंग के मैसेज आता है जिसमें वांगमिंग कहता है ब्रदर क्या आप वहां पर हो, आप एक समय के लिए फ्री हो क्या? मुझे आपसे पूछना था कि हमने यहाँ आपके द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स के ड्रॉप किए हुए आइटम्स को देखा है, आपने इन्हें नहीं उठाया है, तो कैसा रहेगा कि हम इन्हें उठा लें और बाद में हम इन्हीं आइटम्स के बराबर कीमत की लाइफ स्पैम आपको पे कर देंगे। ये देख के क्विंगफेंग सोचता है कि लगता है वांगमिंग की पार्टी और बाकी सब भी यहाँ पर आ चुके हैं। फिर वो इससे कहता है ठीक है तो मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ, मेरे पास भी एक इक्विपमेंट्स का बैच है जो मैं बेचना चाहता हूँ। जो सुन के वांगमिंग कहता है ऑल राइट ब्रदर, हम आपका इंतजार करेंगे इन्हीं रूइंस के बंकर में, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और वो फिर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के भेज देता है। कोऑर्डिनेट्स देख के एमसी करता है और फिर वो आगे बढ़ते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ बिजली बिखर रही थी, मतलब बहुत सारा करंट फैला हुआ था और वहीं पर ही किसी एंजल का स्टैचू जैसा भी था। पर क्विंगफेंग इस करंट को इग्नोर करते हुए खुले सांड की तरह रूम में घुसा चला आ रहा था और वो कहता है तो अब ये गार्डियन प्रकट हो ही गया और अब हमें उसी गार्डियन को दिखाते हैं जो कि देखने में कतई जहर लग रहा था। भाई साहब उसकी पूरी बिजली से ही बॉडी बनी हुई थी और उसने एक नाइट का आर्मर पहन रखा था, उसका हेल्थ बार भी उसके ऊपर ही लटक रहा था और अगर हाइट से देखा जाए तो 10 क्विंगफेंग भी इसके बराबर नहीं होंगे। हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। यह है लेवल 15 का सोल प्यूरिफायर, इसका नाम तुम खुद ही पढ़ लो। ये एक प्लेटिनम ग्रेड का मॉन्स्टर है और इस सोल प्यूरिफिकेशन लैंड का गार्डियन भी। इस लैंड का मास्टर बनने के लिए तुम्हें इसे हराना पड़ेगा। इस मॉन्स्टर को देख के क्विंगफेंग मनी मन सोचता है कि इस रूइन सिटी में लेवल 15 तक के ही मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सोल प्यूरिफायर इन रूइंस का हाईएस्ट लेवल का मॉन्स्टर है और यहाँ का हाईएस्ट ग्रेड का बॉस भी। अगर मुझे सही याद है तो इस बॉस के पास 7,50,000 की एचपी है और इसके अंदर 3 फेसेस हैं। और वो इस मॉन्स्टर की कोर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में इसका सिंगल टारगेट थंडर अटैक एकदम डेडली अटैक था। भले ही उस समय मैंने पूरे गोल्ड टियर के आर्मर का सेट पहना हुआ था, फिर भी मैं उस समय मुश्किल से ही सरवाइव कर पाया था। पर अब तो मुझे इसका सिंगल टारगेट अटैक के सामने खड़े रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका सामना ही क्यों करूं जब मैं इसे डॉज कर सकता हूं। फिर क्विंगफेंग इसके ऊपर इंस्टेंट शैडो स्लैश के खतरनाक भारी भारी हमले करके इसके आर पार निकल जाता है। वो मॉन्स्टर देख भी पाता उससे पहले ही एमसी हमला करके उसके आर पार निकल गया था, पर इस हमले ने उसकी ज्यादा हेल्थ खत्म नहीं की थी। पर क्विंगफेंग अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी का थ्रोट स्लिट इफेक्ट एक्टिवेट करके आया था, इसीलिए वो एक्टिवेट होता है और उसकी थोड़ी हेल्थ खत्म हो जाती है, जिससे ये बॉस भी बिजली कड़काने जैसी जोरदार दहाड़ लगाता है और अपना हाथ उठा के अपने हाथों में एकदम पोसाइडन की तरह एक ट्राइडेंट की जगह स्पीयर बनाने लग जाता है, वो भी अपनी थंडर से। और वो स्पीयर को क्विंगफेंग की तरफ ही लॉन्च कर देता है। वो स्पीयर जब क्विंगफेंग की तरफ जाता है तो अपने आप को अनगिनत स्पीयर्स में कन्वर्ट कर लेता है और वो क्विंगफेंग के ऊपर बारिश की तरफ बरसने लगता है। पर क्विंगफेंग की नजरें और उसकी रिएक्शन स्पीड दोनों ही बहुत ही ज्यादा तेज थी, तो आसानी से इन लाइटनिंग्स को डॉज करने लग जाता है। और वो डॉज करते करते मनी मन सोचता है मेरे अभी के डिफेंस और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को देखते हुए अगर ये लाइटनिंग मुझे एक भी बार हिट होती है तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। प्लेटिनम लेवल के ऊपर के बॉसेस के पास हमला करते टाइम पे एक्यूरेसी बोनस आता है, मतलब कि उनका निशाना सही जगह पे लगे, ऐसा थोड़े बहुत चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरा अभी का डॉच रेट 75% है, मतलब कि सिर्फ 20% चांस है कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स मुझे हिट कर पाएंगे। पर इस सोल प्यूरिफायर का अटैक मेरे ऊपर हिट करने की एक्यूरेसी पूरा कम से कम ही 50% है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ये भी मुझे 70% एक्यूरेसी के साथ शूट कर रहा है। पर यहाँ तो क्विंगफेंग आसानी से इन बिजलियों को डॉच कर रहा होता है, तो मनी मन बताता है कि मेरा एजिलिटी स्टैट अब 182 तक पहुंच चुका है, तो अगर मैं फुल फोर्स से भागूं तो मैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग सकता हूं। तो इस बकवास का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक क्विंगफेंग अलर्ट रहेगा वो आसानी से इन बिजलियों के गिरने से पहले ही उन्हें डॉज कर सकता है। तभी क्विंगफेंग को एक मौका दिखता है और वो मनी मन सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी गिल्ड इसीलिए सर्वाइव कर पाई थी क्योंकि हमारे पास थोड़ा लक अच्छा था और हमारे पास एक प्रीस्ट शील्ड था। पर इस बार ये ले मेरा चक्कू खा। वो एक स्लाइस अटैक करके स्वैग में यहाँ से भाग जाता है और वो कहता है कि मैं इस बार इस बॉस को एक सिंगल चांस भी नहीं दूंगा। क्विंगफेंग की फाइट तो अभी अभी बस शुरू ही हुई है और उसने अपने पावरफुल अटैक से इसकी अच्छी खासी हेल्थ को खत्म कर दिया है। और वो मनी मन सोचता है मेरे थ्रोट स्लिट, इंस्टेंट शैडो स्लैश और ये प्लेग एक्सप्लोजन ब्लेड का डैमेज सब मिला के तो अच्छी खासी इसको डैमेज कर रहा है और इसने तो इंस्टेंटली 2,50,000 की हेल्थ खत्म कर दी। अब आगे ये बॉस फेज 2 में जाने वाला है। तभी इस रूम में बहुत ही तेजी से बिजलियां फैलने लग जाती हैं, बिजली कड़कने की आवाजें तेज होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ बिजली ही
ही बिरजर्क हो रही हो। इस बॉस के आसपास 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स कंडेंस होने लग जाते हैं। एमसी ने देख मनी मन सोचता है कि ये प्यूरिफायर अब इनविंसिबल स्टेट में एंटर कर रहा है। अब ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही लाइटनिंग ऑर्ब्स को जनरेट करेगा और हमला करता ही रहेगा। इस फेज में तुम्हें सबसे पहले इन 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना ये बॉस बिरजर्क स्टेट में चला जाएगा। मेरी पिछली जिंदगी में ये बॉस बिरजर्क मोड में चला गया था और एक ही हमले में हमारी पूरी टीम को इसने खत्म कर दिया। इसके बाद तो कोई शायो पागल ही हो गई और उसने बोला कि मेरा हो गया, और उसने तो इस गेम को दोबारा खेलने से ही मना कर दिया। तो दूसरी बार कोशिश करने पे हम उसे अपने साथ रेड में नहीं लेके गए और हम एक ही बार में सक्सेसफुल हो गए। तो ये लड़की सच में पनौती थी। फिर एमसी वेनम डार्ट्स का इस्तेमाल करके 2 लाइटनिंग ऑर्ब्स को उड़ा देता है, जिससे इस बॉस को भी एक खतरनाक ही डैमेज पड़ता है। तो एमसी बताता है अगर ये लाइटनिंग ऑर्ब्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो इस बॉस को भी डैमेज पड़ता है। अब बस इन 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दो, ये बॉस अपने 3rd फेज में चला जाएगा। फिर अपने एक और पॉइजन डार्ट्स का एमसी थ्रो करता है, वो बॉस का आखिरी लाइटनिंग ऑर्ब भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस बॉस की हेल्थ रेड लाइट में चमकने लग जाती है। ये बॉस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसकी आंखें भी व्हाइट लाइट में चमक रही थी। फिर वो अपने अंदर से खतरनाक एक धमाके के साथ चारों तरफ बिजली को फैलाने लग जाता है। वो अंधाधुंध चारों तरफ बिजली फैला रहा था। ये देख एमसी समझ जाता है कि ये 3rd फेज में जाने लगा है। उस बॉस की लाइटनिंग एमसी के पैरों के नीचे भी आ रही थी, पर सरप्राइजिंगली एमसी को कोई डैमेज नहीं हो रहा था। और एमसी मनी मन सोचता है 3rd फेज में ये सोल प्यूरिफायर कंटिन्यूअसली अपनी लाइटनिंग को अनलीज करता रहेगा और दूर से ही लाइटनिंग के हमले करता रहेगा। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सारे के सारे गिल्ड मेंबर लाइटनिंग रेसिस्टेंट गियर पहन के आए थे और पीछे से 4 प्रीस्ट हील्स और डिफेंस प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाके हम मुश्किल से सर्वाइव कर पाए थे। पर इस जिंदगी में इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं अपना एमसी ऊपर आसमान में उड़ने लग जाता है और उसके आसपास से एक येलो कलर की शील्ड उड़ रही थी। ये बॉस अब भी कंटिन्यूअसली लाइटनिंग को रिलीज किया जा रहा होता है, पर ये सारी लाइटनिंग फ्लोर की तरफ जा रही थी, पर अपना एमसी तो आसमान में उड़ रहा था। ये देख के शैडो मनी मन सोचता है कि यहाँ का ग्राउंड तो कंटिन्यूअसली लाइटनिंग से स्ट्राइक होता ही जा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं आसमान से ही हमला करूंगा। और वो इस समय अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी और डार्क लाइट शील्ड को एक्टिवेट किए हुआ था। वो सबसे कहता है कि जल्दी से जाओ और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जाके लाइक करो, ताकि इसकी रीच इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि ये वीडियो सीधा इसके राइटर तक पहुंच जाए और इसका नया नया चैप्टर और भी जल्दी जल्दी आ सके। और इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम लोगों को इसका आगे का चैप्टर मिलने में ज्यादा देरी ना हो जाए। और एक और चीज, तुम लोग कमेंट में बोल रहे थे कि मैं चैप्टर्स को इतना ज्यादा लेट क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, इसीलिए चैप्टर्स 1-2 दिन लेट होते जा रहे थे। पर अब यहाँ पर काम बंद हो चुका है, तो यहाँ पर शोर भी नहीं हो रहा है। तो अब जैसे ही चैप्टर आएगा वैसे ही उसके 1 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए